नमस्ते। आप सबका बायो समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आज बायो समाचार फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम को लेके आया है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो पे कमेंट करें, ताकि हम इसी तरीके से बहुत सारा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं आज की स्कीम क्या है। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट एंड यंग इन्वेस्टिगेटर। ये स्कीम डीएसटी ने 1 मार्च को लॉन्च करी है फॉर यंग साइंटिस्ट एंड यंग इन्वेस्टिगेटर। इसकी एप्लीकेशन जो है वो कब तक ओपन है, इसको हम कैसे सबमिट कर सकते हैं, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीएचडी करने के बाद जब हम एक कहीं पे पढ़ाने लगते हैं या कहीं रिसर्च करने लगते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिफिक ऑफिसर, तो हमारे सबके मन में एक दुविधा घूम रही होती है कि ग्रांट कैसे मिलेगा, ग्रांट कैसे मिलेगा। बिना ग्रांट के तो ना हम इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, ना मैन पावर रिक्रूट कर सकते हैं। तो किसी को भी अपनी लैबोरेटरी सेटअप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ग्रांट का होना। ये जो ग्रांट है ये उन्हीं सब लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी पीएचडी के बाद जॉब स्टार्ट करी है या अभी थीसिस सबमिट करा है। ये जो स्कीम है इसकी 2 कैटेगरी है। जो स्कीम ए है, जो कैटेगरी ए है इनकी, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब जो किसी भी संस्थान या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे रेगुलर पद पे काम कर रहे हैं। वो भी स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। और जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जो कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं किसी वजह से और अभी एम्प्लॉयड नहीं है, वो स्कीम बी के तहत इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। हमने समझ लिया कि स्कीम के 2 कंपोनेंट्स हैं, स्कीम ए, स्कीम बी। स्कीम ए में हम वो लोग अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय हैं, और स्कीम बी में वो लोग अप्लाई करेंगे जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं बट वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। कभी भी आप ये गलती से भी गलती ना करें कि आप जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो स्कीम ए में अप्लाई कर ले ये सोचते हुए कि अगर हमारा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ तो हमें कैटेगरी बी या स्कीम बी में कंसिडर करा जाएगा। ऐसा नहीं होगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी गाइडलाइंस में ये मेंशन करा है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी में अप्लाई करो। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, स्कीम के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, गाइडलाइंस है, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, वो 40 साल है। 5 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने फीमेल कैंडिडेट को, एससी एसटी ओबीसी या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को दिया है, जैसा कि हर गवर्नमेंट की स्कीम में होता है। जो बाकी सारे लोग हैं वो 40 साल तक होने चाहिए, और जिन लोगों के पास एग्जेम्पशन है उनके पास 5 साल का, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है विद एग्जेम्पशन आपकी 45 ईयर्स। अब कैटेगरी है, एज लिमिट भी हमने समझ लिया कि कितनी है स्कीम में अप्लाई करने के लिए। अब दूसरी बात ये आती है कि आप इस डिसिप्लिन में इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। वो है कि आप एक पीएचडी होने चाहिए बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में, आइदर आपने एमडी या एमएस करा हो। ये 3 कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइदर आप पीएचडी हो बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में, या आपने एमडी या एमएस करा है, और आपकी एज 40 साल तक होनी चाहिए टिल द लास्ट डेट ऑफ द स्कीम, दैट इज 31 मार्च 2025। और 5 साल का जिनका रिलैक्सेशन है उनके लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया है, बिकॉज ये स्कीम स्ट्रिक्टली यंग साइंटिस्ट लोगों के लिए है। तो बाकी लोग ये डिमोटिवेट ना हो कि हम इस स्कीम में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज डीएसटी की बहुत सारी स्कीम आ रही होती है जिसमें अदर कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी क्लियर हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गई। अब इसका थीम एरिया या फोकस एरिया क्या है, किस किस डोमेन में हम प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। पहला थीम एरिया है इनका टेक्नोलॉजी इन वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा थीम एरिया है ग्रीन टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशंस फॉर अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, सस्टेनेबल रूरल हाउसिंग, टेक्सटाइल फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड एडिटिव्स, हेल्थ एंड हाइजीन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड। The third category is renewable energy, solutions for sustainable livelihood. The fourth category is marine biology, priority on seaweeds and fishery transformative technology. The fourth category is waste valorization
and turning agro-animal waste into economical resources. The fifth category is occupational health and safety, that is reducing druggery and enhancing workers' welfare. So मतलब mostly societal based benefit वाले ले थीम एरियाज दिया है. तो थीम एरिया क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम क्लियर हो गया. अब आती है बात कि हम स्कीम में के तहत हमें कितना ग्रांट मिलेगा. तो जो ग्रांट साइज कितनी होगी, मतलब ये ग्रांट का साइज मतलब हम कितने ग्रांट का मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हैं. जनरली जब भी पीआई या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर अप्लाई करता है तो उसकी सबसे पहली क्वेरी होती है कि हम बजट कैसे ड्राफ्ट करें, इसका ग्रांट्स का क्या हम दिमाग में मैक्सिमम लिमिट रखें, क्या बाइफर्केशन होगी. तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैटेगरी ए में 50 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है और कैटेगरी बी में 60 लाख की. बिकॉज कैटेगरी बी के जो कैंडिडेट हैं वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, तो वो अपनी सैलरी भी उसमें इंक्लूड करेंगे, इसलिए उनका ग्रांट उन्होंने 10 लाख बढ़ा दिया. बट जो लोग कैटेगरी ए के अंदर आते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी एक रेगुलर एम्प्लॉय हो और आपको आपकी सैलरी मिल रही है, तो आपको सिर्फ रिसर्च ग्रांट मिलेगा, सैलरी वाला कंपोनेंट नहीं होगा. तो आइए जानते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें बजट में ड्राफ्ट कर सकते हैं. बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम एक स्कीम को ड्राफ्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स तो लिख देते हैं, उसका स्कोप भी लिख देते हैं, सब कुछ हम ड्राफ्ट कर देते हैं. बट बजट ड्राफ्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट जो गवर्नमेंट हमें दे रही है स्कीम के तहत, जिसमें हम आराम से अप्लाई कर पाएँ, ताकि आप जब ग्रांट सैंक्शन हो तो आपको ग्रांट एग्जीक्यूशन के टाइम में काम ना हो. काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट कर देते हैं, टाइमलाइन ड्राफ्ट कर देते हैं, बट क्या होता है कि हम बजट उसके अकॉर्डिंगली प्लान नहीं करते, तो वो आगे जाके परेशान हो जाते हैं कि हमने तो ये ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट कर दिया था बट बजट हमारा कम है, हम नहीं कर पा रहे हैं. सो बजट ड्राफ्ट करने वक्त हमें बहुत ध्यान से ड्राफ्ट करना है कि हमें जो जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसकी बजट उसके लिए पैसे हम हमेशा अपर हैंड में मांगेंगे, मतलब थोड़े से ज़्यादा मांगेंगे, ताकि कम नहीं पड़ने चाहिए. आपके पास अगर पैसे बच गए तो आप डीएसटी को वापस कर सकते हो, बट कम पड़ गए तो मांगना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ों का बजट में हमारे पास क्राइटेरिया है. तो सबसे पहले है मैन पावर, जिसमें आप प्रोजेक्ट स्टाफ की डिमांड कर सकते हो, जैसे कि जेआरएफ, एसआरएफ, आरए. द सेकेंड इज कंज्यूमेबल्स, जो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होगा. द थर्ड कंपोनेंट इज ट्रैवल, जिसके थ्रू आप अपनी फील्ड टेस्टिंग कर सकते हो अगर आपके प्रोजेक्ट का वो डिमांड है. अगर नहीं है तो आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हो. और उसके बाद आती है आपका इक्विपमेंट, जो कि बहुत ही मोस्टली हर साइंटिस्ट को चाहिए ही होता है एग्जीक्यूशन के लिए. देन कंटिजेंसी एंड ओवरहेड. सो ये जो बजट का जो कैटेगरी है जिसमें आता है मैन पावर, कंज्यूमेबल्स, ट्रैवल एंड इक्विपमेंट्स एंड कंटिजेंसीज एंड ओवरहेड, ये दोनों ही कैटेगरी ए कैटेगरी बी दोनों पे ही एप्लीकेबल है. जस्ट जो कैटेगरी बी के लोग होंगे उनके लिए मैन पावर का जो बजट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज वो अपनी सैलरी भी डिमांड करेंगे, मतलब पीआई अपनी सैलरी भी डिमांड कर रहा. और एक चीज़ की बाइफर्केशन है दोनों कैटेगरीज में. जब आप कैटेगरी ए में अप्लाई करोगे तो आप पीआई हो और आप अपने साथ एक को पीआई रख सकते हो. बट जो लोग कैटेगरी बी में अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज वो अनएम्प्लॉयड है, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो उन्हें अपने लिए एक होस्ट इंस्टीट्यूट या ताकि ऐसा इंस्टीट्यूट अपने साथ जोड़ना होगा जहाँ पे वो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है और जहाँ पे आप इजीली अपना प्रोजेक्ट कंडक्ट कर पाओ. तो उनको एक होस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए होगा और उस होस्ट इंस्टीट्यूट से एक को पीआई भी चाहिए होगा जो उस इंस्टीट्यूट का परमानेंट एम्प्लॉय होगा, ताकि किसी वजह से अगर आपको मिडवे प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा तो आपका वो जो को पीआई है वो सारा प्रोजेक्ट कैरी अहेड करेगा. सो उसके लिए आपको उस इंस्टीट्यूट से एक एनओसी भी लेनी पड़ेगी और पीआई का कंसेंट, को पीआई जो होगा उसका कंसेंट भी लेना पड़ेगा. तो जो लोग कैटेगरी बी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको आपके साथ एक होस्ट इंस्टीट्यूट भी जुड़ा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करेगा आपकी रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो उस इंस्टीट्यूट को ओवरहेड भी मिलेगा, उसके पास ग्रांट भी आएगा. ग्रांट तो बाकी कंपोनेंट्स आप यूज़ करोगे, आपको सैलरी मिलेगा, मैन पावर, ट्रेनिंग, बट ओवरहेड उस इंस्टीट्यूट को मिल जाएगा. सो
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। आपको पहले से जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको लगे कि सारा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सपोर्ट कर पाएगा, उस इंस्टीट्यूट को होस्ट इंस्टीट्यूट बनाएं। सिर्फ ये सोच के ना बनाएं कि यहाँ पे मेरा इजी एक्सेस है, बिकॉज वो फिर क्या होता है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो प्रोजेक्ट, आप फिर परेशान होते रह जाते हो। सो ये दोनों कैटेगरी क्लियर है। अब एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है? सो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए हमको DST की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ EPMS पे जाके एक लॉगिन ID क्रिएट करनी है। वहाँ से जाके हमें DST यंग इन्वेस्टिगेटर यंग साइंटिस्ट स्कीम को ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएंगी, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल आ जाएगा, प्रपोजल के साथ साथ बजट आ जाएगा, साथ में आपको एंडोर्समेंट लेनी होगी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी परमानेंट एम्प्लॉय हो तो उस यूनिवर्सिटी से एंडोर्समेंट लेनी पड़ेगी, और जो लोग कैटेगरी B में अप्लाई कर रहे हैं उनको एंडोर्समेंट अपने होस्ट इंस्टीट्यूट से लेनी पड़ेगी। और इन सब चीज़ों के साथ और आपकी होस्ट इंस्टीट्यूट या आपकी एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट की डिटेल्स के साथ आप ये प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। इस प्रपोजल को सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है 2025 टिल 11:59 PM। सो कृपया इससे पहले सबमिट कर दें, बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर हम स्कीम उससे टाइम से पहले स्कीम सबमिट कर देते हैं तो वो सही रहता है, बिकॉज एंड मोमेंट पे सर्वर पे बहुत ट्रैफिक होता है। कई लोगों की आदत होती है वो 00 मिनट पे सेकंड से पहले जाते हैं सबमिट करने के लिए, फिर कहते हैं जी हमारा प्रपोजल सबमिट नहीं हो पाया, अब हम क्या करें, और क्वेरी के लिए मेल्स लिखने पड़ते हैं। तो ऐसा ना करें। आई होप हमने इस वीडियो में सारे डिटेल्स को कवर करा है। जो भी अदर डिटेल्स हैं वो सब गाइडलाइंस में अवेलेबल हैं, जो मैं अपनी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो लोग ने अभी PhD करी हो और ग्रांट देख रहे हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए, सो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने अपनी PhD की थीसिस भी सबमिट कर चुके हैं वो भी इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं। सो अगर आप एक यंग इन्वेस्टिगेटर हो और अपना लैब सेटअप करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए। प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब बायो समाचार फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। कीप सब्सक्राइबिंग बायो समाचार।